Hello students, today we start History 7th chapter Civilizing the Native, Educating the Nation. मतलब देश की जनता को सभ्य बनाना और देश को शिक्षित करना. In this chapter you have seen लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स. मतलब इससे पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे तो उसमें देखा था कि कॉलोनियल रूल की वजह से, ब्रिटिशर्स की रूल की वजह से राजाओं का, नवाबों के लाइफ में, पीजेंट्स या फिर और ट्राइबल्स पीपल की लाइफ में कितने चेंजेस आ गए थे, उनके रूल से उन पे कितना प्रभाव पड़ा था, वो कितने प्रभावित हुए थे. अब जो है एजुकेशन में लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट में इनकी जो रूल है उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो इस चैप्टर में हम जानेंगे. हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन. ब्रिटिश जो है वो एजुकेशन को कैसे देखते थे, किस तरह से देखते थे. द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. ओरिएंटलिज्म का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन शिक्षा में विश्वास रखते थे, वो प्राच्यवाद या फिर कह सकते हैं प्राचीन विचारधाराओं में विश्वास रखने वाले व्यक्ति. इन 1783 a person named William Jones arrived in Calcutta. He had to appointed as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. In addition, being an expert in law, Jones was a linguistic. जॉन्स को, विलियम जॉन्स को उन्होंने अपॉइंट किया था एज ए जूनियर जज, और साथ में वो जज होने के साथ में, लॉ एक्सपर्ट होने के साथ में लिंग्विस्टिक भी थे. लिंग्विस्टिक मतलब उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, बहुत सारी भाषाएं वो जानते थे. वो लैटिन, ग्रीक, फ्रांस, इंग्लिश, और अपने फ्रेंड से उन्होंने अरेबिक भी सीख ली थी, वो पर्सियन भी सीख रहे थे. और कलकत्ता में जब आए, एट कलकत्ता ही बिगेन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद द पंडित हु टॉट हिम द सबटाइटल्स of Sanskrit language, grammar and poetry. वो जब कलकत्ता आए तो वहाँ वो पंडितों से संस्कृत की भाषाओं के जो बारीकियाँ थी वो भी समझ रहे थे, ग्रामर भी समझ रहे थे, पोइट्री भी सीख रहे थे. Soon he was studying ancient Indian text, law, philosophy, religious policy, मॉरलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन्स एंड अदर साइंसेस. और बाद में उन्होंने ये इन सारे सब्जेक्ट्स पे भी अध्ययन करना शुरू किया है, वो इन सबको भी पढ़ना शुरू किया. जॉन डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल लिविंग इन कलकत्ता एट द टाइम. Englishmen like Henry Thomas, Colebrook and Nathaniel Hallard were also busy discovering the ancient Indian heritage. उन्होंने जब ये शुरू किया तो उन्होंने देखा मेरे अलावा भी और भी कई लोग हैं जो इस चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देख रहे हैं, जिसमें कि कॉलब्रुक और हॉलेट दो नाम और थे. उन्होंने भी पर्शियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया, संस्कृत लैंग्वेज को, पर्शियन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम शुरू किया. टुगेदर विद देम जॉन सेटअप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. उन सब के साथ में मिलकर उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की एंड स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेज. और एक पत्रिका निकालना शुरू किया जो कि एशियाटिक रिसर्च के नाम से जानी जाती थी. जॉन एंड कॉलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर एटीट्यूड टूवर्ड्स द इंडिया. इन दोनों का सेम एटीट्यूड था. इंडिया के जो लिटरेचर था या इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था, दे शेयर्ड अ डीप रेस्पेक्ट फॉर द एंशिएंट कल्चर बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट. वो दोनों के ही, वेस्ट के मतलब जो वेस्ट एरियाज़ के जो लिटरेचर था उन पे, कल्चर पे, और ईस्ट के, इंडिया के जो एशियन कल्चर था, पुराना जो कल्चर था, उन दोनों की ही रेस्पेक्ट वो करते थे. इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेंड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट. उनका मानना था कि सिविलाइजेशन, भारतीय जो सभ्यता थी, वो उसका जो पास था वो बहुत ही ग्लोरी वाला था, मतलब बहुत ही सम्मान वाली स्थिति में था. बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन. लेकिन धीरे धीरे वो कम होता गया. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सैक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट. और उनका मानना था कि इसको समझने के लिए, इंडिया को जानने के लिए हमें यहाँ के जो धार्मिक और लीगल टेक्स्ट जो हैं उनको समझना ज़रूरी है. दैट वर प्रोड्यूस इन द एंशिएंट पीरियड, जो कि एंशिएंट पीरियड में प्रोड्यूस किए गए थे. फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील
the real ideas and laws of Hindus and Muslim, and only a new study of these texts could form the basis of further development in India. उनका मानना था कि ये जो टेक्स्ट हैं वही हमें हिंदू और मुस्लिम के जो आइडियाज़ हैं, रियल आइडियाज़ क्या थे, उनको जब समझने में मदद करेंगे, उनको देखने में मदद करेंगे, और न्यू टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट, और नए टेक्स्ट हम डेवलप कर सकते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इंडिया में. सो जॉन्स एंड कॉलब्रुक वेंट ancient texts, understanding their meaning, translating them and making their finding known to others. वो उसको और ज़्यादा ancient text को जो डिस्कवर करने लगे और इसको ट्रांसलेट करने लगे, साथ ही अपने वर्क को दूसरों तक पहुंचाने लगे. दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर, बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस rediscover their own heritage and understand the lost glory of their past. In this process, the British would become the guardian and the Indian culture as well as its master. और उनका क्या मानना था कि अगर हम इसको डिस्कवर करते हैं, एंशियंट इनके जो टेक्स्ट हैं उनको डिस्कवर करते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इससे ना सिर्फ हम लोगों को फ़ायदा होगा, हम लोग मतलब कि यहाँ पर हम जो ब्रिटिशर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, वो ना सिर्फ इंडियन कल्चर के बारे में जान सकेंगे, बल्कि इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियन रीडिस्कवर. इसके साथ ही भारतीयों को भी अपना जो पुराना इतिहास है उसको जानने में उनको मदद मिलेगी, और वो अपने जो ग्लोरी, जो उनका गौरवपूर्ण इतिहास था, उनको वो जान सकेंगे, और इस प्रोसेस में वो उनके गार्जियन बन जाएंगे और उनके मास्टर बन जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो उनको बता रहे हैं कि आपका पास्ट ऐसा था, आपके पास में लोग इतने विद्वान थे, इस तरीके से वो उनको बता रहे हैं, तो वो अपने आप को इस प्रोसेस में उनके गार्जियन और मास्टर्स भी प्रूव कर सकेंगे. इन्फ्लुएंस्ड बाय such ideas, many company officials argued that British ought to promote Indian rather than the British learning. तो उनकी इस चीज़ों से प्रभावित होकर कई और जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी यही कहा कि हमें जो है इंडियन कल्चर को प्रमोट करना चाहिए वेस्टर्न कल्चर की जगह, वेस्टर्न लर्निंग का जो तरीका है उसको प्रमोट करने की जगह इंडियन तरीके को प्रमोट करना चाहिए. दे फेल्ट दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप, encourage the study ancient Indian text and teach संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री. उनका मानना था कि हमें इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहिए ताकि वो अपनी जो एंशंट उनका जो संस्कृत है वो पढ़ सकें और उसको समझ सकें, इसके साथ ही पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री को भी पढ़ सकें और उसको बढ़ावा मिल सके. इसके लिए उन लोगों ने 2 इंस्टीट्यूशन भी बनाए थे. कलकत्ता with the object of view, madrasa was set up in the Calcutta in 1781, promote the study of Arabic, Persian and Islamic law, and then Hindu college was established in Banaras in 1791, encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful to administration of the country. और उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन बनाए वो ये बनारस में उन्होंने संस्कृत विद्यालय बनाया, इसके साथ ही कलकत्ता में उन्होंने मदरसा की स्थापना भी की थी. उनका ये मानना था कि द ऑफिशियल ऑल्सो थॉट दैट हिंदू एंड मुस्लिम ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasured, not subjects that were alien to them. उनका ये मानना था कि हमें हिंदू और मुस्लिम को वो चीज़ें सिखानी चाहिए जो इसके वो फैमिलियर है, ना कि वो चीज़ें जिसकी जो उनके लिए बाहर की हैं, जो उनके लिए दूसरे देश चाहिए, उनको उनकी ही चीज़ें अच्छे से समझानी चाहिए. ओनली देन द बिलीव्ड कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव्स, ओनली देन कुड द एलियन रूलर एक्सपेक्ट टू बी रेस्पेक्ट देयर सब्जेक्ट्स. और उनका ये मानना था कि हम लोगों के दिलों में जगह तभी बना पाएंगे जब हम उनके जो जनता है उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, उनके जो थॉट्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करेंगे. Not all officials shared these views. Many were strong in their criticism of the Orientalists. ओरिएंटलिस्ट का मतलब मैंने पहले भी बताया, जो प्राचीन विचारधाराओं में विश्वास रखते थे, जो प्राचीन ग्रंथों के में विश्वास रखते थे. तो कई ऑफिशियल्स ऐसे थे जो इन ओरिएंटलिस्ट की इन लोगों के विरोध में थे. ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट. उन लोगों का क्या मानना था
कि जो ईस्ट है, पूरब में बहुत सारी गलतियां हैं। उनका क्या मानना था, बहुत सारी गलतियां किसमें, यहाँ के कामों में, यहाँ की एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। फ्रॉम द अर्ली 19th century many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning। और ओरिएंटलिस्ट के जो लर्निंग का विजन था उसके वो खिलाफ थे। दे सेड द नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर एंड अनसाइंटिफिक थॉट। ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। उनका क्या मानना था कि यहाँ का जो लिटरेचर है वो ना तो गंभीर है और साथ ही ये सतही है, मतलब इसमें कोई गंभीरता नहीं है, कोई ज़्यादा साइंटिफिक थॉट वाली बात नहीं है। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वॉज रॉन्ग द पार्ट encourage द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसलिए उनका ये क्या मानना था कि ये गलत है कि हमें अपना एफर्ट करना चाहिए अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज को, लिटरेचर को आगे बढ़ाने में। हमारा जो एफर्ट है वो हमें नहीं करना चाहिए, वो ये मानते थे। उनमें सबसे बड़ा एक नाम था जेम्स मिल का, जेम्स मिल जिनके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जो क्या मानते थे कि भारतीय लोग जो हैं वो सिविलाइज नहीं हैं। और इसके साथ ही उन्होंने 3 तरीके से इतिहास को बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन के रूप में। तो और उन्होंने क्या कहा था, ब्रिटिश का शासन ही वो शासन है जो यहाँ के लोगों को सभ्य बना सकता है। तो यही वो जेम्स मिल हैं जिन्होंने हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच what the natives wanted or what they respected in order to please them and win to place in their heart। उनका क्या मानना था कि हमें इन लोगों का दिल जीतने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं वो उनको पढ़ाया जाए, वो किसकी रेस्पेक्ट करते हैं हमें उस बारे में सोचा जाए। द एम टू एजुकेशन ऑट टू बी टीच व्हाट यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए कि जो यूज़फुल है और जो प्रैक्टिकल है वो उनको पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब वो क्या मानते थे कि हमारा जो लिटरेचर है, जो भारतीय लिटरेचर है या भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही नहीं है। इनको अच्छा बनाने के लिए हम जैसा चाहते हैं हमें वैसा ही करना चाहिए। सो इंडियन शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल advances that the West made rather than with the poetry and sacred literature of the Orient। उनका क्या मानना था कि हम इन लोगों को, इंडियंस को इसके फैमिलियर बनाएं साइंटिफिक थॉट के और साथ में ही टेक्निकल एडवांसमेंट के जो वेस्ट में हो रहा है उनकी जानकारी इनको दें, वो सारी चीज़ें इनको पढ़ाएं बताएं, ना कि पोइट्री और धार्मिक लिटरेचर इनको पढ़ाया जाए जैसा कि पूर्व में या फिर प्राचीन समय में होता था। बाय द 1830 attack on the Orientalist became sharper. One of the most outspoken influential of such critic of the time was Thomas Babington Macaulay। मैकाले उसी टाइम के एक और क्रिटिसाइज करने वाले थे ओरिएंटलिस्ट को। उनका भी मानना था ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। उनका क्या मानना था, भारतीय जो देश है वो असभ्य देश है, उनको सभ्य बनाना ज़रूरी है। नो ब्रांच of the eastern knowledge according to him could be compared to what England had produced। उनका ये मानना था कि ईस्ट में कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है एजुकेशन की जो उनसे compete कर सके उसके और इंग्लैंड के जो प्रोड्यूस होता है इंडिया में, इंग्लैंड में जो लिटरेचर या इंडिया में जो चीज़ें बनती है उसके कंपेयर कर सके। Who could deny declared Macaulay that उनका क्या कहना था, A single shelf of the good European library was what the whole native literature of India and Arabic। मैकाले इतने ज़्यादा आउटस्पोकन थे, इतने ज़्यादा बड़बोले थे कि उन्होंने क्या कहा कि इंग्लैंड की एक लाइब्रेरी की शेल्फ की किताबें जो हैं वो बाकी जो इंडिया या फिर अरेबिया की जो लिटरेचर है, पुराना जो लिटरेचर उसके बराबर, मतलब उनकी तो एक शेल्फ और हमारा सारा लिटरेचर वर्क वो बराबर है। वो ही अर्ज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वॉज नो प्रैक्टिकल यूज़। उनका क्या कहना था, ब्रिटिशर्स को, अपना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको अपना पैसा इसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए और क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है।
With the great energy and the passion, Macaulay emphasized the need to teach the English language. और मैकाले क्या चाहते थे, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जाए. He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced. उनका मानना था कि अगर ये लोग इंग्लिश को पढ़ेंगे तो वो दुनिया के जो अच्छे अच्छे लिटरेचर हैं उसको वो पढ़ सकेंगे. अगर उनको इंग्लिश की नॉलेज होगी तो दुनिया के जितने अच्छे लिटरेचर हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ में बन रहे हैं उसको वो समझ सकेंगे. इट वुड मेक them aware of the development of Western science and philosophy. Teaching of English could thus be a way of civilizing people, changing their taste, value and culture. और उनका क्या मानना था कि अगर इंग्लिश में इनको टीचिंग दी जाती है, इंग्लिश टीचिंग इनको दी जाती है तो लोगों का ज़्यादा सिविलाइज होंगे, वो लोग ज़्यादा सभ्य होंगे, इनका टेस्ट बदलेगा, इनकी वैल्यूज़ बदलेगी, उनका कल्चर मतलब इनकी रुचियों में परिवर्तन आएगा, इनके मूल्यों में परिवर्तन आएगा और इसके साथ ही इनकी संस्कृति में, कल्चर में भी परिवर्तन आएगा. कहीं ना कहीं ये थॉट अपना यूरोपियन कल्चर इंडियंस पे थोपने की बात थी, क्योंकि वो क्या चाहते थे, यहाँ पर अगर उनको इंग्लिश लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे तो उनको वर्कर्स ज़्यादा मिल जाएंगे. कह सकते हैं क्लरिकल जो लोग हैं, क्लर्क का काम करने वाले लोग इजीली उनको अवेलेबल हो जाएंगे. उनका मेन मोटिव इसके पीछे ये था. फॉलोइंग मैकाले मिनट. मैकाले मिनट मतलब कि मैकाले की जो कह सकते हैं मैकाले का मिनट जो कि विवरण कह सकते हैं, मैकाले ने विवरण दिया. द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस. द डिसीजन वॉज मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर एजुकेशन. अब यहाँ पर हायर एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश को यूज़ किया जाने लगा. एंड स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन. और ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन जो थे, प्राचीन जो इंस्टीट्यूशन थे, जो प्राचीन शिक्षा प्राचीन ग्रंथों की शिक्षा उनको देते थे, उनको बंद कर दिया जाए. तो संस्कृत कॉलेज जो बनारस में खोला गया था, मदरसा जो कोलकाता में खोला गया था, उनको बंद कर दिया गया. These institutions were seen as a temple of darkness that were falling themselves into decay. English textbook now began to produce for schools. हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम चुना गया. इसके साथ ही टेक्स्ट बुक जो थी वो भी नाउ बिगेन टू प्रोड्यूस फॉर स्कूल के लिए भी प्रोड्यूस करनी. एजुकेशन फॉर कॉमर्स, व्यवसाय के लिए शिक्षा. अब वो शिक्षा किसके लिए, व्यवसाय के लिए. In 1854, the Court of Directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India, issued by Charles Wood, the President of Board of Control of the company. It was came to be known Wood Dispatch. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने मिलकर एक एजुकेशनल डिस्पैच बनाया, एक एजुकेशनल नोट भेजा जिसको गवर्नर जनरल, इंडिया के गवर्नर जनरल को, जिसको कि वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता था. आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया इज एम्फेसाइज्ड वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग एज अपोज द ओरिएंटल नॉलेज. वो जो चाहते थे, वो एक बार फिर से उन्होंने क्या चाहा कि प्राचीन जो ज्ञान है उसके स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ हो सकते हैं, कितने उनको प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो इसमें देखा गया. वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द डिस्पैच पॉइंटेड टू द इकोनॉमी, towards economy. European learning, it said, would enable Indians to recognize the advance that flow from the expansion of trade and commerce and make them see the importance of developing the resources of the country. Introducing them to European ways of life would change their taste and desire and create a demand of British good. For Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe. अब इसका एक जो इकोनॉमिकल जो तरीका था, या यूँ कह सके जो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से वो जिस एजुकेशन सिस्टम को देख रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन लर्निंग सिखाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन तरीके से उनको पढ़ाया जा सके. इसका फ़ायदा क्या होगा कि उनके टेस्ट में बदलाव आएगा, उनकी रुचियों में बदलाव आएगा, उनके कल्चर में बदलाव आएगा. और इससे क्या होगा, जो वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको पसंद करेंगे और इससे कंपनी को फ़ायदा होगा.
तो इसको भी वो एज ए कॉमर्स देख रहे थे, व्यापार के रूप में ही देख रहे थे। वुड डिस्पैच also argued that the European learning would improve the moral character of Indians. वुड डिस्पैच का क्या मानना था कि यूरोपियन शिक्षा भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करेगी, मतलब उनके मोरल को भी बढ़ाएगी। इट वुड मेक दैम ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट, उनको ज़्यादा विश्वसनीय और ईमानदार बनाएगी, किसके प्रति? ब्रिटिशर्स के प्रति। एंड द सप्लाई द कंपनी विद द सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। और उनका क्या मानना था, इससे क्या होगा कि कंपनी को सिविल सर्वेंट मिलेंगे जो ज़्यादा विश्वसनीय होंगे और जो उन पर डिपेंड होंगे। द लिटरेचर ऑफ ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव्स एरर, इट कुड ऑल्सो इंस्टिल द पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कमिटमेंट टू द वर्क। उनका मानना क्या था कि ये जो लिटरेचर है ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा गलतियों से भरा हुआ है, बल्कि ये लोगों में जो है काम के प्रति जो दायित्व और समर्पण की भावना है वो भी पैदा नहीं करता है। फॉलोइंग इन द 1854 dispatch several measures were introduced by the British Education Department of the Indian government were set up to extend control over all matters regarding to education। 1854 में इस डिस्पैच के थ्रू क्या किया गया, ब्रिटिश एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिटिश एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया जो कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे उस पर वो अपना कंट्रोल रखता था। स्टेप वर टेकन टू द एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इसके साथ ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम शुरू किया गया। 1857 वाइल द सिपाही रोज इन रिवॉल्ट मेरठ एंड दिल्ली, यूनिवर्सिटी वर बीइंग इस्टेब्लिश इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। जहाँ एक तरफ हमारे जो सिपाही थे वो विद्रोह कर रहे थे मेरठ और दिल्ली में, उसी समय यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज़ सेटअप कर रहे थे।